और सुखद क्षण है जब एक बार फिर से हमारे अपने शहर रायपुर में कलम जैसे शानदार कार्यक्रम का आगाज हो रहा है, आयोजन हो रहा है और आप सभी सुधीजनों की गरिमामयी उपस्थिति में एक बार फिर से हम इस पल के साक्षी बनने को तत्पर हैं। मैं प्रथा शुक्ला, अभिकल फाउंडेशन, प्रभा खेतान फाउंडेशन, रायपुर की एहसास वुमेन की ओर से कलम सत्र के इस साहित्यिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रभा खेतान फाउंडेशन का यह मंच साहित्य का एक सशक्त माध्यम बन चुका है, जहां लेखक अपनी रचना संसार से दर्शकों को सीधे जोड़ते हैं। यह आयोजन पाठक व लेखक के बीच एक भावनात्मक आदान प्रदान का काम करता है। ऐसे सार्थक कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। इस अवसर पर मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन के कार्यों और गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगी। प्रभा खेतान फाउंडेशन दशकों से साहित्य के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाती आ रही है। यह फाउंडेशन न केवल कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी समर्पण भाव के साथ प्रयासरत है। फाउंडेशन भारतीय साहित्य और संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यह फाउंडेशन अपनी पहचान भारतीय साहित्य और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बना चुकी है और इसके कार्यक्रम तथा गतिविधियां भारत समेत दुनिया भर के 55 से अधिक शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। कलम के अलावा किताब, लफ्ज, एक मुलाकात, द राइट सर्कल, सुर और साज और आखर जैसे समृद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से यह फाउंडेशन समाज के विभिन्न पहलुओं को छूने का कार्य कर रहा है। विशेष रूप से कलम का यह मंच अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जहां हम सम्मानित और चर्चित लेखकों को आमंत्रित करते हैं ताकि वे अपने पाठकों और चाहने वालों से सीधे जुड़ सकें और अपने अनुभवों से रूबरू करवा सकें। आज हमारे साथ इस सत्र के मेहमान हैं पत्रकार और लेखक अनंत विजय जी। उनका भी मैं एक संक्षिप्त परिचय आप सभी से साझा कर दूं। अनंत विजय जी एक लेखक और वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही एक स्तंभकार हैं, जो 2.5 दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। आपने राजनीति, साहित्य और सिनेमा पर खूब लिखा है। भागलपुर विश्वविद्यालय से इतिहास में BA ऑनर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में MMC और बिजनेस मैनेजमेंट में PG डिप्लोमा करने वाले विजय की अब तक 14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें प्रसंगवश, कोलाहल कला में, विधाओं का विन्यास, बॉलीवुड सेल्फी, लोकतंत्र की कसौटी और मार्क्सवाद का अर्ध सत्य काफी चर्चित रहे। आपकी पुस्तक अमेठी संग्राम के कई संस्करण आ चुके हैं और यह पुस्तक हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी नाम से प्रकाशित हो चुकी है। विजय जी सिनेमा पर सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल, राजस्थान के प्रतिष्ठित महाराणा मेवाड़ सम्मान, बिहार सरकार के डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। वर्तमान में दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर विजय जी को हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान मिलने की घोषणा भी हो चुकी है। इनको हाल ही में इनके पुस्तक OTT का माया जाल के लिए कलिंगा लिटरेरी बुक अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ऐसे विजय जी हमारे बीच आज मौजूद हैं। बहुत ही खुशी का ये मौका है। एक बार जोरदार तालियां आज के हमारे अतिथि के लिए। और साथ ही साथ आज के इस आयोजन में उनके साथ संवाद करेंगे गौरव गिरजा शुक्ला जी, जो कि है अभिकल फाउंडेशन से। अभिकल फाउंडेशन शिक्षा, साहित्य और ग्रामीण उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है। हाल ही में आरंग में कम्युनिटी लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। अनेक वॉलेंटियर्स के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आज दोनों की ही गरिमामयी उपस्थिति के बीच आज इस कलम आयोजन की शानदार सत्र की एक बार फिर से पुनः शुरुआत हो रही है। आप दोनों से आग्रह कि आप कृपया आए। रायपुर में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है अनंत सर। 10 वर्ष लगे आपको फिर से बुलाने।
बस मैं यही कह रहा था कि कलम की इस यात्रा की जो शुरुआत हुई वो 1 दशक इसे पूरा हो चुका है और हमें बहुत खुशी है कि कलम रायपुर को यहाँ की जनता ने, विशेष रूप से आप सब ने इसको शुरुआत से इतना प्यार दिया है और उसी का नतीजा है कि जब 2 लोगों की वजह से पूरे कार्यक्रम सफल होते हैं सर, कोई भी प्रयास हो, जब बहुत अच्छे लेखक हमारे बीच आए और बहुत ही सार्थक पाठक आए, सुधी पाठक जन आए और ये मंच तभी सार्थक हो पाता है। और आपको विधाओं के विन्यास में हमने सुना था, पिछली बार रायपुर बुलाए थे, बहुत मेहनत लगी कि आपको बुलाएं, तो बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन आपने पुनः आप रायपुर में आए हैं। मैं पूरी आयोजन समिति की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपका। सीधे प्रश्न पर आते हैं सर, कोई भूमिकाएं नहीं, ओवर द टॉप OTT एक तरीके से देखा जाए तो इसे ऐसा रिवॉल्यूशनरी माना गया कि सिर्फ बड़े पर्दे का जो विकल्प मौजूद था कलाकारों के पास, और वो भी एक बाजारवाद के ताने बाने में फंसा हुआ एक पूरा सेटअप कि कौन सी मूवी किस समय चलेगी, क्या फॉर्मूला है, कैसे मसाले डालने हैं। अश्लीलता को लेकर, हिंसा को लेकर विवादों में वो फिल्में भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई सेंसर बोर्ड जैसी कोई जगह दिखती है। OTT के जो सकारात्मक पक्ष हैं वो भी बहुत लंबे चौड़े बहुत सारे दिखाई देते हैं, लेकिन OTT के साथ जो चुनौतियां हैं या जो चिंताएं व्यक्त की हैं आपने अपने किताब पर, वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। आपकी किताब पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि आप चिंता की तरफ ज़्यादा हैं बजाय इसके उजले या प्रकाश वाले पक्ष के। तो इस पर सबसे पहले आपका कमेंट। आपका, प्रभा खेतान फाउंडेशन का, विकल्प फाउंडेशन का और आप सब सुधी जनों का बहुत आभार। निर्मला जी सामने बैठी हैं, बहुत लंबे समय से इनको पढ़ता रहा हूँ, इनका प्रशंसक रहा हूँ, बहुत लंबा पत्र व्यवहार भी रहा है इनके साथ। तो आज अच्छा लग रहा है गौरव जी। अब मैंने देर कर दी आते आते, ही आपने बुलाते बुलाते देर कर दी, ये विवाद का विषय है, इसको छोड़ दिया जाए। तो अब नहीं तो फिर जैसे इस पुस्तक में आप कह रहे हैं चिंता की ओर मेरी आत्मा ज़्यादा झुकी हुई है। देखिए क्या होता है हमारे समाज में, हम ये मान के चलते हैं कि सकारात्मक तो हम हैं ही। कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक छोटी सी गलती करता है तो उसका सारा किया धरा समाप्त हो जाता है। और हमारे समाज जीवन में जो घटित होता है उसी का कोई ना कोई स्वरूप लेखन में भी प्रकट होता है। तो मुझे लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म पर या इंटरनेट मीडिया पर चलने वाले जितने भी प्रकल्प हैं उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई से ज़्यादा बुराई है। अगर तो मतलब जितना मैं देख पाया हूँ, क्योंकि मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि ज्ञान तो सीमित होता है, ज्ञान असीमित होता है। तो मैं जितना देख पाया या मैं जितना पढ़ पाया, अब अभी रिसेंटली वो 2 लड़के जो बातचीत कर रहे हैं, अल्लाह बदिया और पता नहीं कौन, जो बहुत वायरल हुआ, जिस पर केस मुकदमे भी हुए, वो उस पर आप कल्पना करिए कि ऐसी ही एक सभा में वो लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं और सामने महिलाएं भी बैठ के तालियां बजा रही हैं। तो चिंता तो हमारी होगी कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। उस तरह की बात को अगर डार्क ह्यूमर कह के और उस पर आनंद लिया जाए तो फिर तो चिंता व्यक्त करनी ही पड़ेगी, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। क्योंकि ये मुझे लगता है, आपने कई सारी बातें अपने उसमें कह दी, सेंसर बोर्ड की भी बात कह दी, तो किसी प्रकार का नियमन नहीं होने के कारण, और होना बहुत कठिन भी है, क्योंकि इंटरनेट मीडिया पर पोर्नोग्राफी आज की समस्या नहीं है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ल्ड वाइड इशू है, उसको रोक पाने में सब लोग मिलके विफल रहे हैं। हालांकि वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका दूसरा पक्ष ये भी है, लेकिन कहीं ना कहीं तो फ्लैग किया जा सकता है। जो लोग भारत में बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग भारत में इन माध्यमों पर कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करा लो, उनका एक फॉर्म बना लो, उनको पता रहे, उनसे एक अंडरटेकिंग ले लो, कुछ तो संभव है।
अब अल्लाहबदिया हैं या इलाहाबदिया हैं, इसी में भ्रम है, नाम ही नहीं पता लोगों को। जब प्रधानमंत्री ने बुला के उनको सम्मानित किया था बियर बाइसेप्स को, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस गति को भी प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार के पास रिकॉर्ड हो, चलो सरकार को आपको लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लग जाएगा इससे, तो एक इंडिपेंडेंट नियामक बना लो जिसमें समाज के लोग, जैसे सेंसर बोर्ड है, उनके पास सिर्फ रिकॉर्ड रख लो उनके, ताकि आपको कोई कार्रवाई करने के समय भटकना ना पड़े। मेरा यही है। और इसमें जिस प्रकार से भाषा के विस्तार पर मैंने एक पूरा चैप्टर लिखा है, अच्छी बातें भी हैं इसमें गौरव जी। नहीं, बखूबी आपने बहुत सारी ऐसे सीरीज की चर्चा की है जिन्होंने किसी विषय को उठाया है और उस विषय के लिए आपने इस बात का बखूबी बताया है कि भाई उस बात को गाली गलौज के साथ ही दर्शाना या हिंसा के उस स्तर पर ले जाके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य तरीके से भी दिखा सकते हैं। मैं लेकिन इस प्रश्न के उस विवाद में भी जाता हूँ सर, जो बहुत सदियों से चला आ रहा है। गंभीर साहित्य बनाम पॉपुलर साहित्य से शुरू होता है, फिर वो फिल्मों में आने लग गया, पैरेलल सिनेमा चला है, चाहे ये जो प्रॉफिट मेकिंग वाली जो मसाला मूवीज होती है वो बना लिया जाए। तो यही चीज़ तो जो सदियों से आ रही है, और ये आज की समस्या तो है नहीं, OTT में भी फिर दोनों टाइप की चीज़ें बन रही हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या समाज का दर्पण होकर के ये लोग वो दिखा रहे हैं जो समाज में हो रहा है, या समाज की जो संख्या है, करोड़ों व्यूज जो मिल जाते हैं, वो उनको प्रेरित करता है कि इसको मोनेटाइज किया जा सकता है, इससे हो सकता है। और कौन सी समाज की चिंता, वही लोग तो करोड़ों व्यू दे रहे हैं ना, जो दर्शक हैं उसको। नहीं, बहुत सम्मानित महिलाएं बैठी हैं, लेकिन नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं उस लहजे में ना देकर आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ, पैसे तो बहुत सारे व्यवसाय में कमाए जा सकते हैं, तो क्या समाज उन व्यवसाय को अनुमति देगा? क्या उस पर हम चिंता प्रकट नहीं करें? हम मान लें कि पैसा कमाना, और जो बात आप कह रहे हैं ना, साहित्य में भी ऐसा होता रहा, लोकप्रिय साहित्य बनाम गंभीर साहित्य। मेरा मानना है कि ये कुछ खास लोगों ने ब्राह्मणवाद बनाया साहित्य में। अच्छा, आप बताइए मुझे, अभी मैं परसों एक पुस्तक लेके आया जिसका नाम है गुनाहों का देवता, 168वां संस्करण है उसका, है ना। तो हर वो शेखर एक जीवनी देख लीजिए, मनोहर श्याम जोशी की कसब देख लीजिए, सारा आकाश देख लीजिए, 1 इंच मुस्कान देख लीजिए, आपका बंटी देख लीजिए, तो ऐसे सैकड़ों उपन्यास है जो हजारों प्रतियां बिकी हैं जिसकी, है ना। तो विशेष तौर पर यथार्थ के नाम पर सीधा सीधा यथार्थ, वो अंग्रेजी में किसी लेखक ने कहा है कि रियलिटी को आप अपने थॉट्स के साथ और अपने कल्पनाशीलता के साथ जब पेश करते हैं तो वो एक बेहतर कृति बनाता है। यथार्थ को जस का तस उठा के रख देना। अब OTT वाले क्या प्ली लेते हैं? प्ली यही लेते हैं ना कि समाज में भी 2 दोस्त बात करते हैं तो गाली देते हैं, है ना। तो घर में भी तो हम बहुत कुछ करते हैं, तो दिखा दो उसको। परिवार जैसा कुछ होता है मनोरंजन, परिवार नहीं होता। समाज जैसा कुछ होता है, समाज नहीं होता। तो काशीनाथ जी ने एक बार मुझसे कहा था कि हम कार्बन कॉपी नहीं दिखा सकते यथार्थ का, हमें उस कार्बन में कोई फिल्टर लगाना पड़ेगा। और अगर मैं बस सिर्फ उसी फिल्टर की वकालत कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है आप दिखाओ। अच्छा, एक मुंबई डायरीज करके वेब सीरीज आई थी, मैं सारी बैठी हुई इनसे सबसे जानना चाहता हूँ जिन्होंने भी देखी होगी मुंबई डायरीज। उसमें एक बच्चे का जन्म हो रहा होता है हॉस्पिटल में, मुंबई में बहुत बारिश है और बहुत कठिनाई से वो हॉस्पिटल पहुंचती है। वो सिजेरियन बेबी हो रहा है उसको। अब सिजेरियन बेबी को कैसे डिलीवर कराया जा रहा है, ये किस कहानी की मांग हो सकती है? आप मुझे बताओ कि आप कैमरा को मम्मी के वूम्ब तक एकदम क्लोज टाइट ले जाते हो, बच्चे को खून से लथपथ दिखाते हो, नर्स उसको निकाल रही होती है। ये जुगुप्साजनक तो है, ये किसी कहानी की डिमांड नहीं हो सकती। आप दिखाना क्या चाहते हो? आप घोल सीरीज में देखो, अंगूठा ही कलाई यहाँ से काट देता है और उसके बाद वो कलाई जो ऐसे ऐसे कटी हुई कलाई जो तड़पती है उसको आप 30-35 सेकंड तक दिखाते रहते हो लूप में डाल के।
वो किस कहानी की डिमांड हो सकती है? कहानी की डिमांड ये हो सकती है कि सिजेरियन बेबी हुआ, चलो आपने लॉन्ग शॉट में भी दिखा दो उसको, बचे जा सकते थे उससे। कलाई काट दिया या आपने बर्बरता दिखाई, यहाँ तक भी मान सकते, उसको तड़पता हुआ दिखा। अभी एक वेब सीरीज आई है, अभी आई है, नागालैंड की स्टोरी है, पाताल लोक 2। पहला ही ओपनिंग शॉट देख लीजिए उसका, बाथरूम में एक व्यक्ति का गला काट के और फ्लश के ऊपर की जगह पे रखा हुआ है और उसके गले से खून की धारा बह रही है। ये किस कहानी की मांग हो सकती है? क्या दिखाना चाहते हो आप? हम तो उस परंपरा को देख रहे हैं ना कि विमल रॉय जैसे हमारे लोग थे जो लाजवंती दिखाने के लिए 3 दिन तक फूल में कैमरा लगा के बैठे रहते, और नूतन जब ऐसे सर घुमाती है उसी समय वो फूल कुमलाता है। तो मैं नहीं कहता हूं कि आप उस प्रतीकात्मकता में जाओ, आप लजाते हुए दिखाओ, सचाते हुए दिखाओ, लेकिन विभत्स और जुगुप्साजनक दृश्यों पर तो कहीं ना कहीं कोई तो फ्लैग होना चाहिए। मैं रोकने की बात बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, तो लेकिन फ्लैग तो होना चाहिए। फ्लैग तो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपने अपनी किताब के बीच में एक और बात कही है कि फिल्मों के माध्यम से राजनीतिक संवाद या एक नैरेटिव सेट करने की बात आपने की है। अब ये आरोप तो फिर से वही आरोप है कि जो सत्ता पे होगा उनके अगर अगेंस्ट कोई बात होती है तो ये बात कही जाती है कि भाई नैरेटिव इस तरीके से सेट किया जा रहा है, और हर किसी की अपनी एक राय है। हो सकता है कि कोई डायरेक्टर हो और पूरी क्रू यूनिट है वो सत्ता पक्ष के साथ उनसे इत्तेफाक नहीं रखती है और उस पर कमेंट करना चाहती है। तो अगर वो इस तरीके का कमेंट करती है तो ये क्यों, आपने एक आध जगह ये भी कहा कि ये राजद्रोह के स्तर पर आना चाहिए या इस तरीके की बात आती है, तो क्या क्यों नहीं माना जाए कि ये एक तरीके से अंकुश लगाने की ही कोशिश है कि जो सत्ता है उसके अगेंस्ट ही जाना चाहिए, इस तरीके की कोई बात? सत्ता के अगेंस्ट की बात नहीं करता हूं मैं भारत के अगेंस्ट की बात करता हूं। सत्ता के अगेंस्ट तो जाना ही चाहिए, और आप मनोरंजन की दुनिया में आपने अभी हश्र देखा होगा कि जो लोग सत्ता के को खुश करने के लिए फिल्में बनाते हैं वो अटल जी के नाम पर भी फ्लॉप हो जाते हैं, मोदी जी के नाम पर भी फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि सत्ता और व्यवस्था और व्यक्तित्व से फिल्में नहीं बन सकती, फिल्में तो कला से बनेंगी। आप वही अटल बिहारी वाजपेयी पे जो फिल्म बनी थी वो राजू हिरानी को दे दो, आप संजय लीला भंसाली को दे दो, देखो किस ग्रैंडियर से फिल्म बनाता है। तो अगर आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को खुश करना है तो उसकी सफलता में मुझे संदेह है। रही बात सत्ता के खिलाफ दिखाने की, मैं वो नहीं, मैं उसके विपरीत नहीं हूं। मैं जो मनोरंजन के नाम पर आप कैमोफ्लेज्ड होके आप सत्ता के खिलाफ कुछ करते हो। अब जैसे एक फिल्म आई थी मुक्काबाज, वो एक बॉक्सर के स्ट्रगल की कहानी है, ठीक है। अचानक कोच आता है और उस मुक्केबाज से एक डायलॉग बोलता है कि वो आएंगे, तुम्हारी हत्या करेंगे और भारत माता की जय के नारे लगाकर चले जाएंगे। इंसिनुएशन कहाँ है? ये तो सब फिल्म देखने वाले को समझ में आ जाता ना। और 4 साल पहले जो बात हो रही थी, जब वो फिल्म आई थी, तो बहुत सोसाइटी में इस तरह की बातें ये हो रही थी कि नारा लगा, जय श्री राम का नारा लगा के मारा, भारत माता की जय के नारे लगा के मारा। तो मेरा ये कहना है कि जो अनुराग कश्यप जैसे लोग हैं जो राजनीतिक तौर पर बहुत ही शटल तरीके से अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका पैसा है, उनका श्रम है, उनकी सोच है, उनकी प्रतिभा है, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाओ। लेकिन हमारे जैसे लोगों का काम है कि हम दर्शकों को बता तो दें, या उसमें भी आप हमें रोकेंगे? हम तो सिर्फ दर्शकों को कह रहे हैं कि देखो भाई, इस मनोरंजन के साथ एक एजेंडा की छौंक है। आप देखने जा रहे हो, मनोरंजन देखो और एजेंडा को पहचानो।
तो मेरा जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट इस किताब का है वो यही है कि एजेंडा की जो राजनीति होगी, है ना। आप सेक्रेड गेम्स को याद करो, सेक्रेड गेम्स का वो रैली की सीन याद करो जो राजीव गांधी की रैली हो रही है, किस प्रकार से वहां राजीव गांधी को एक आड़ देने की कोशिश की। हम विरोध नहीं करते हैं, हम सिर्फ जनता को बताते हैं कि ये एजेंडा है। अब पाताल लोक के सीरीज 1 में अगर 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 पुलिस वाले बात करते हैं और एक पुलिस वाला कहता है कि जिसका नाम M से शुरू होता है वो तो ऐसे ही देशद्रोही हम लोग मान लेते हैं, तो ये पूरे पुलिस व्यवस्था पे आप सवाल उठा रहे हो। एक मुस्लिम परिवार थाने के बाहर बैठ के धरना दे रहा है, तो एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से कहता है कि तो रोज ही चले आते हैं यार, इनका क्या। आप भारत के प्रति उनके मन में घृणा पैदा कर कि पूरी व्यवस्था आपके मुसलमान होने के कारण आपके विरुद्ध है, ये गलत है। मनोरंजन की आड़ में ये मत करो। आप समाज को बांटने की बजाय, मैं इस बात पे प्रसन्न होता कि दूसरा डायलॉग इसको इस तरह से आता और कोई एक व्यक्ति काउंटर करके कहता कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, हम भारत में रह रहे हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान की साझी संस्कृति है। लेकिन जब वो डायलॉग गौरव जी मुझे मिसिंग लगता है और वहीं छोड़ दिया जाता है कि पूरी व्यवस्था तुम्हारे खिलाफ है, तब मुझे लगता है कि एजेंडा की चीजें इसमें दिखाई जा रही है। इसलिए मैं थोड़ा सा अपने पाठकों को और अपनी किताब में ये आर्गुमेंट लेता हूं कि इस दिशा से, मतलब इस लिहाज से भी सीरीज को देखा जाना चाहिए। आपकी बातचीत से तो मैं सहमत होता ही जा रहा हूँ। मैंने वो सवाल खोजने की भी कोशिश की थी कि जब किताब पढ़ता जा रहा था तो बहुत सारे आपके जो नैरेटिव निकल रहे थे, जिसका मैं जिक्र बीच में कर रहा था कि लगभग अगर हम अश्लीलता की, हिंसा की या इस तरीके की बात करते हैं तो वो संभव नहीं है। आपने बहुत सारे और ऐसे फिल्मी किरदारों की भी बात की है। आप एक जगह स्वरा भास्कर पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि ये वो नहीं चाहती कि ये फिल्म उनके पिताजी मतलब वो समय देखे जब वो साथ हो। तो आप प्रश्न इस तरीके से उठाते हैं कि जब वो अपने परिवार के लिए अलग बिहेव करते हैं, लेकिन दूसरे लोग अपने परिवार के साथ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं उससे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन ये कहाँ जाएगा, मतलब कौन इसका इनिशिएटिव लेगा? अगर सरकार ने शुरू की, सेंसरशिप लगाई तो अंकुश की पूरी लड़ाई चालू हो जाती है। सब लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है और सरकार लगातार कंट्रोल करना चाह रही है। आपने कुछ एक शुरुआती अपनी बातचीत में कहा कि भाई कोई लिख के दे दे या कुछ तो रिकॉर्ड अपने तरीके से आ जाए, पर क्या लगता है कि ये महज चिंता तक ही रह पाएगी या इसमें कभी तो बदलाव की स्तर दिखेगी? क्योंकि अब देखिए OTT के बाद जिस शो का आपने बात की, जिक्र किया, वो YouTube है। YouTube ऐसे भी फ्रीली सबके पास अवेलेबल है, OTT तो फिर भी सब्सक्राइब करना पड़ता है। और YouTube के कंटेंट्स कॉपी होकर के किसी भी तरीके से रील वगैरह के माध्यम से और आते रहते हैं, तो उसमें सब्सक्रिप्शन या नेटफ्लिक्स का तो ब्रीच ऐसे ही हट जाता है वो दायरा। तो मुझे मतलब मेरी चिंता ये है कि जो आप चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्या सिर्फ वो किताबों तक रह जाएगी या इस पे कोई प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है और अंकुश लगाना व्यवहारिक तौर पर संभव है? मुझे लगता है कि ये तो समाज तय कर देगा सर, इसको कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें। और जो आपने कहा YouTube वाली बात जैसे कही आपने, तो मुझे मालूम था कि इस तरह के प्रश्न आएंगे, इसलिए मैं अभी एक ऐसे ही सर्च कर रहा था तो मुझे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक रिसर्च मिला। वो रिसर्च सिर्फ इस बात पर है कि फेक न्यूज़ और पॉर्न कंटेंट कितनी तेजी से फैलता है। तो मुझे लगता है कि उनकी जो फाइंडिंग्स है, उन्होंने अतिरेक किया होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो बिजली की गति से फैलता है फेक न्यूज़। और अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक बहुत बड़े पत्रकार की किताब पढ़ रहा था, जिन्होंने किसान आंदोलन के समय एक ट्वीट कर दिया था कि 26 जनवरी को जब वो किसानों का प्रदर्शन लाल किले पे हुआ था, तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था कि किसान की मौत हो गई है, जिस पर उन पर केस हो गया था। तो वो उनकी किताब वहीं से शुरू होती। तो और वो बिजली की आग की तरह फैल, मतलब बहुत तेजी से फैलती है, जंगल की आग की तरह। तो
मुझे लगता है कि हमें हमारे हाथ में बहुत कुछ है। मैंने तो टीवी पत्रकारिता की है 15-17 साल, और हमने वो दौर देखा है जब रिचर्ड गेर और शिल्पा शेट्टी, राकेश सावंत, ये सब न्यूज़ चैनल के स्टार हुआ करते थे। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, न्यूज़ चैनल के स्टार हुआ करते थे। घंटों घंटों राकेश सावंत न्यूज़ चैनल पे चला करती थी। मैंने ही चलाया था मंदिर का रहस्य, स्वर्ग में सीढ़ी, मंदिर का रहस्य दूसरे चैनल पे चलाया गया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने सुनी, देखी, झेली। अब कोई नहीं दिखाता उनको। अब देखो, अब क्वालिफाई कर गए दूसरे चक्र में। तो मैं बहुत होपफुल इस बात को लेकर हूं कि इंटरनेट मीडिया भी, जब समाज ऊब जाएगा इनसे। हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बाहर बात कर रहे थे, मैं इनसे बात कर रहा था जया जी से, कि इनके और हमारे बीच बहुत पत्र व्यवहार होते थे, तो हम लोग पत्रों के उसमें चले गए। तो अब पत्र व्यवहार तो नहीं हो रहे, अब मैसेज भी सिमट गया है। लेकिन आज यहाँ बैठे हुए मुझे लगता है 60 से 65% लोग, मैं थोड़ा मतलब पारंपरिक ले रहा हूँ प्रतिशत, हम सब लोग कंटेंट ओबेसिटी के शिकार हैं, जिसमें मैं भी हूं। कैसे? हम मोबाइल पर देखना शुरू करते हैं और बगैर ये जाने देखते रहते हैं कि अगला क्या आने वाला है। ये तो ओबेसिटी ही है ना, ये कंटेंट ओबेसिटी है। और ओबेसिटी कहीं किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होता जी। तो मुझे लगता है कि जब ओबेसिटी का समाज इलाज ढूंढने लगेगा, तो कंटेंट ओबेसिटी का भी इलाज ढूंढेगा, और फिर हम एक देखेंगे कि इसमें भी एक मैच्योरिटी आई है। अभी हमारे लिए इंटरनेट, अब आप देखो हर सोसाइटी में गार्ड को देख, जो गार्ड्स होते हैं खासतौर पे महानगर में, वो 2 शिफ्ट में नौकरी करते हैं, 12 घंटे एक सोसाइटी में, 12 घंटे दूसरी सोसाइटी में, क्योंकि उनको 12,000 रुपये मिलते हैं एक जगह काम करने के महीने भर के। तो 2 जगह शिफ्ट में काम करते हैं तो 24 घंटे 24,000 कमा लेते हैं। वहीं सोते भी हैं, किसी न किसी शिफ्ट में सोएंगे ही। और डाटा इतना सस्ता है गौरव जी अभी हमारे देश में, कि वो क्या देख रहे हैं कभी उसको देखने का प्रयास करिए, ये पता चल जाएगा हमें कि कंजम्पशन क्या हो रहा है, क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। बहुत लोग, कुछ सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि अपराध के बढ़ने में भी इन सब चीजों का हाथ है। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने कोई ऐसी स्टडी पढ़ी नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि वो कुछ देख के कुछ कर दिया उसने, ये उचित नहीं होता जब तक कि हम पूरा डीपली स्टडी नहीं करते। इसलिए मैं अपनी इस किताब में बहुत निर्णयात्मक होने से बच के निकला हूँ, क्योंकि अभी OTT ना बहुत नेसेंट स्टेज में, और मुझे इस बात का आभास था कि ये किताब किसी भी भाषा में OTT पर लिखी हुई इकलौती किताब है। तो मैं थोड़ा संभल के लिख रहा था। आप जिस तरीके से लिखते हैं उसमें लगता तो नहीं है कि आप संभल के लिखते हैं, लेकिन ठीक है, आपने संभल के इसे लिखा है। पर ये जो बात अभी आप कह रहे हैं, ये उस तरफ भी चिंता जाहिर करता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही बिलासपुर की एक घटना है, उसमें एक नाबालिग लड़के ने एक 5 साल की बच्ची का रेप किया, और शुरुआती जांच में बात निकल के आई कि वो पॉर्न देखने का आदी था। ये अभी शुरुआती है, ये अखबारों के माध्यम से निकल के ये मतलब ये पुलिस की थ्योरी हो सकती है, लेकिन हमें तो ये समाज के तौर पे सोचना चाहिए कि उसके माँ बाप क्या कर रहे थे, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही थी, है ना। तो ये पुलिस के लिए बड़ा आसान होता है कि किसी को फंसा दो कि इसने पोर्न साइट्स देख लिए, उसके बाद रेप कर दिया। वो अभी इस पर बहुत काम होना हमारी सोसाइटी में बाकी है। बहुत सारे स्टडी हुए हैं, लेकिन कोई अभी डेफिनेटिव नहीं कह रहा है कि इससे देखने से आपकी मानसिक स्थिति विकृत होती है, लेकिन आप वो एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, इसका आकलन होना शेष है, मुझे लगता है। हाँ, इसका आकलन होना अभी शेष है, लेकिन ये ज़रूर इस पर आपकी एग्जिट राय क्या है कि क्या फिल्मों का असर समाज पर होता है, या समाज का दर्पण है कह करके सामाजिक ताने बाने जो भी होते हैं उन चीज़ों को फिल्मों के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से दिखा दिया जाता है।
किस तरफ का रेशो ज्यादा है, मतलब जो समाज में घटित हो रहा है वो किताबों के माध्यम से हमारे पास निकल के आती है वो ज्यादा है, या जैसी किताबें या फिल्मों पर आ जाते हैं, सीधे ओटीटी या फिल्मों पर आते हैं, इनका इम्पैक्ट ज्यादा है कि भाई जिस हीरो ने जिस तरीके का हेयर स्टाइल किया, एक चलन दिखता है कि युवाओं में वैसा फैशन है। और आज की बात नहीं है, 70 के दशक से जो हीरो हीरोइन के जो तरीके रहते थे, फैशन है, फिल्म ने, बॉलीवुड ने उनका इम्पैक्ट तो किया है, म्यूजिक से लेकर के सब चीज़ों में। तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा है जो फिल्मों से समाज की तरफ प्रसारित होता है, या समाज का इम्पैक्ट फिल्मों की तरफ ज़्यादा आता है? देखिए, हमारा समाज हमेशा से नायक प्रधान समाज रहा है। हम हमेशा अपने समाज में एक नायक ढूंढते हैं। हम कहते जरूर हैं हम कृषि प्रधान देश हैं, पर हम नायक प्रधान देश हैं। कृषि का भी नायक चाहिए रहता है। हाँ, हर जगह एक नायक चाहिए होता है आपको, चाहे गांधी जी हों, चाहे सुभाष बोस हों, चाहे तिलक हों, चाहे अकबर हों, उसके पहले आप चले जाओ, लगातार चाहे प्रभु श्री राम हो, वो भी एक नायक ही है ना। महाभारत में कृष्ण हमारे नायक ही हैं। तो हम नायकों की तलाश में रहते हैं, लेकिन जब अपने उसी नायक को हम चलते फिरते हमारे जैसा देखते हैं तो उसका प्रभाव हम पर ज्यादा होता है। आप अगर फिल्मों के इतिहास को देखें तो जब दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई और उसके बाद जितनी फिल्में बनी सब राम कथा पे आधारित हैं, है ना। जानकी विवाह, वैदेही हरण, जितने भी आप याद कर लो, डीके बोस तक वो परंपरा आती है कि बंगाल में भी डीके बोस अगर बनाते हैं तो राम राज्य ही बनाते हैं। पाटनकर साहब भी राम कथा पे ही बनाते हैं। और राज कपूर ने तो सचिन भौमिक से ये भी कहा था कि भारतीय फिल्मों में एक ही कहानी है, रामायण। सचिन भौमिक साहब गए राज कपूर से मिलने, बहुत कोशिश करके राज कपूर ने उनको समय दिया। तो सचिन भौमिक की इच्छा थी कि वो एक कहानी राज कपूर के लिए एक फिल्म की कहानी लिखें। तो कपूर साहब ने जब उनको समय दिया तो बहुत लंबा सुनाए। तो फिल्म वाले बहुत लंबा नहीं सुनते। एक अभी हमारे समय में भी एक बड़े कवि हैं, इंटरनेट पे छाए रहते हैं और युग कवि आदि उनको कहा जाता है। वो भी अभी एक फिल्म में गाना लिखने गए थे तो नेटफ्लिक्स की जो चीफ थी उन्होंने कहा एक लाइन में स्टोरी बताइए क्या है, तो एक लाइन में नहीं बता पाए वो। तो वैसे ही राज कपूर ने उनसे पूछा था भौमिक साहब से कि सर आप बहुत संक्षेप में बताइए कि कहानी क्या है। तो भौमिक साहब गड़बड़ा गए, बता नहीं पाए। राज कपूर ने कहा मैं बताता हूं, भारतीय फिल्मों में एक ही कहानी है, राम था, सीता थी, रावण आ गया। और आप किसी भी कहानी में देख लीजिए फिल्म की उठा के, एक हीरो रहेगा, एक हीरोइन रहेगी, एक विलन आ गया, कहानी लगभग पूरी होगी। आप किसी को कहीं से घुमा के ले आइए, कहीं से इधर से घुमा के ले आइए, मतलब आप राम तेरी गंगा मैली में भी देखिएगा तो आपको लवकुश नजर आएंगे, कहानी वही है, उसी को आपने मॉडर्न स्टाइल में कह दिया है। तो सिनेमा का बहुत प्रभाव पड़ता है। और आज़ादी के बाद एक केस स्टडी, पता नहीं इस किताब में लिखा है या पहली किताब में लिखा है मैंने, वी शांताराम ने एक फिल्म बनाई थी दहेज, और बिहार में 1952 से 54 के बीच में दहेज को लेकर बड़ा आंदोलन चला था। और जब दहेज रिलीज हुई तो बिहार विधानसभा में ये दर्ज है वहाँ के दस्तावेजों में कि वी शांताराम की फिल्म से प्रेरित होकर ही दहेज विरोधी कानून बनाया गया। तो अब इस फैसला आप करिए, निर्णय पर आप पहुंचिए कि सिनेमा का कितना असर होगा है। और अभी आप स्वयं कह रहे थे 5 साल के बच्चे का जो उदाहरण दिया आपने, तो जो बोले हुए शब्द हैं वो अगर दृश्य के साथ हमारे सामने आ जाते तो उसका मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और अब तो हमारी थोड़ी शैक्षणिक स्थिति देश की बदल गई, वो लैंडस्केप चेंज हो रहा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो रहे। जब हमारी साक्षरता दर और कम थी तो वो प्रभाव और अधिक था। तो जैसे जैसे साक्षरता दर और लोगों में लॉजिक और जो भारतीय मानस, जो भारतीय समाज का पहले से रहा कि प्रश्नाकुलता कितनी है आपके अंदर, तो वो शिक्षा से ही आएगी। जैसे जैसे हमारा मन प्रश्नाकुल होने लगेगा, सिनेमा का असर कम होने लगेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम प्रश्न पूछने लगेंगे, अच्छा ये लॉजिक ढूंढने लगेंगे। अब अभी मैं रायपुर आ रहा था तो मैंने पुष्पा 2 देखी।
मैंने डाउनलोड कर लिया था, आधा ही देख पाया हूँ। उस पूरी पिक्चर में कहीं कोई लॉजिक नहीं है और 600 की 800 पता नहीं 1000 करोड़ का बिजनेस कर गई है। न कहानी में मतलब पत्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ एक फोटो खिंचा के आ जाना, मुख्यमंत्री ने मना कर दिया तो पुष्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री बदल देंगे और मुख्यमंत्री बदल दिया निर्मया जी। उसने 24 जुलाई की डेट दी थी, 24 जुलाई में मुख्यमंत्री बदल दिया। जापान पैसा भेज दिया, 5000 करोड़ आ गए, उसको दे दिया, सारे विधायक खरीद लिए और उस मुख्यमंत्री के साथ उसकी तस्वीर हो गई। बस यही स्टोरी चल रही है अभी तक जितना देख पाया हूँ। तो जिस दिन हम ये लॉजिक पूछने लगेंगे ना, अच्छा इसमें भी बहुत लोग कहेंगे ऐसा तो होता ही है। हमारे जैसे लोग ये पूछ सकते हैं ना भाई कि 5000 करोड़ हवाला से आना इतना आसान नहीं है। लेकिन कुछ भारत में ऐसी भी जनता है जो कहे कि हाँ नेता तो बिकता ही है, विधायक तो खरीदे ही जाते हैं। हरियाणा में भजन लाल जी पूरे मंत्रिमंडल के साथ शामिल हो गए थे। तो बड़ी अभी स्थिति है, ये हमारी शैक्षिक लैंडस्केप से भी मामला जुड़ा हुआ है। चलिए, मेरे जहन में तो बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर मैं इसे ही लगातार करता रहा तो हमारे कलम का जो फॉर्मेट है जिसमें हम 15-20 मिनट के लिए ओपन फोरम करते हैं उससे शायद मैं दूर हो जाऊंगा। इसलिए अब इस फोरम को हम ओपन करते हैं अपने ऑडियंस के साथ में। आप लोग भी अपने जहन में कोई प्रश्न हो तो वो अनंत विजय जी से पूछ सकते हैं एंड आपके सवालों के जवाब अनंत जी देंगे। जिनके भी जहन में एक एक करके आप हाथ उठा सकते हैं ताकि हमारी टीम आप तक माइक पहुंचा सके और आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और जब ये, क्योंकि मैंने अचानक से फायर किया है तो अब प्रश्न चल रहे होंगे मन में। लास्ट जब तक उधर के प्रश्न आए, मेरे मन में एक आखिरी सवाल है इस बातचीत के दौरान। आपने एक बात उल्लेखित की है जब आप राष्ट्र की बात कर रहे थे या हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात कर रहे थे, आपने 2-3 जगह ऐसी जगहों को रेखांकित किया है कि हिंदू भावनाएं जो होती हैं या बहुसंख्यक जो भावनाएं हैं उस पर सवाल उठाना बहुत ही आसान है। कि चाहे वो एमएफ हुसैन के केस का आपने जिक्र किया और ऐसे बहुत सारे पक्षों पर, तो क्या आपको लगता है कि अगर इतनी चीज़ें आसान हैं, इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके बाद भी ये एक जो एक नैरेटिव हम लोग देख रहे होते हैं कि नहीं, लगातार मीडिया पर अंकुश लगाया जा रहा है, स्वतंत्रता छीनी जा रही है, ये इन सब के बीच में कहाँ पर सच्चाई रह रही है? मतलब क्या अंकुश लग रहा है? अंकुश लग रहा है तो असर हो रहा है या नहीं हो रहा है? और अगर अंकुश है तो इतनी फ्रीडम भी है कि सब लोग बात भी कर पा रहे हैं। गौरव जी, कोई सत्ताधीश नहीं चाहता कि मीडिया स्वतंत्र रहे। आप स्वाधीन भारत से देख लीजिए और कभी मौका मिले तो ये देख लीजिए कि पहला संविधान संशोधन किस कारण से हुआ था। वो मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए हुआ था। प्रेस बिल क्यों आया था, इमरजेंसी में क्या हुआ था। तो सत्ता को असहज कर देने वाली चीजें अच्छी नहीं लगती हैं और मीडिया को भी ऐसा लगता है कि उनको मतलब असीमित अधिकार हो जाना चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। मैं इसका पक्षधर हूं कि अगर संविधान ने मीडिया को अलग से कोई अधिकार नहीं दिया है, संविधान ने जो आपके पास अधिकार है स्वाधीन अभिव्यक्ति की स्वाधीनता का, वही मीडिया के पास भी है। उसी 21 और 21A से हम भी गवर्न होते हैं जिससे हर आम नागरिक गवर्न होता है। हम कोई चौथा स्तंभ नहीं है लोकतंत्र के। हमारे लोकतंत्र में कहीं मीडिया का विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। ये जगह मीडिया ने अपनी अर्जित की है। तो जाहिर सी बात है हम लोग उसी समाज से आते हैं और समाज में अगर शरण होगा तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। हम कोई एलियन नहीं है, मंगल ग्रह से नहीं आए हैं कि हम सब कुछ देखते रहेंगे और प्रभावित नहीं होंगे। हम होंगे, हम भी समझौते करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आज जो लोग कह रहे हैं कि मीडिया को अंकुश और मीडिया पर अगर कोई खतरा मीडिया पर है तो मीडिया के खुद के अंदर से, न्यूज रूम से बड़ा खतरा मीडिया पर कोई नहीं। आज मैं आपको बताऊं कि हिंदी लिखने वाले, मैं तो ये लोग कहते हैं बेरोजगारी है, मैं कहता हूं शुद्ध हिंदी लिखने वाले आ जाओ, मैं हमें नौकरी पर रख लूंगा। पत्रकार तो बाद में बना देंगे, हिंदी की मात्रा तो ठीक लिख लो। मैं ऑफिस जाता हूं, एक फैक्ट्री के बाहर सर
बहुत दिनों से लिखा हुआ है, यहाँ कुशल कारीगरों की आवश्यकता है। एक दिन मैं उतर के पूछा, मैंने कहा यार ये परमानेंट क्यों लगा रखा है बोर्ड? तो बोला सर ध्यान से पढ़ो, हमने लिखा है कुशल कारीगरों की आवश्यकता है। कारीगर तो मिलते हैं, कुशल कारीगर नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ कुशल की आवश्यकता है। हम तो इसीलिए मैं हर मंच पे कहता हूं कि न्यूज रूम से बड़ा खतरा मीडिया को कहीं से नहीं। हमारे पत्रकारों के अंदर जो एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए वो घटता जा रहा है। ये आप कह सकते हैं कि हर बुढ़ाती पीढ़ी के लोग आने वाली पीढ़ी को हे दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं सब गड़बड़ कर दिया इसने। लेकिन हकीकत यही है कि ओ व्हाटएवर, अरे ठीक है सर हो गई, हम लोगों से कोई गलती हो जाती थी और संपादक बोलता था तो मतलब 15-20 मिनट तक कम से कम हम लोग इस ग्लानि में रहते थे कि हमसे गलती हो गई। आज के बच्चों को गलती का कोई एहसास ही नहीं। ठीक कर दो सर, अरे तुमने ये छोटी की मात्रा बड़ी कर, कोई बात नहीं, वो गूगल ने कर दिया होगा तो हो गया। अब मैंने गलती से टाइप कर दिया, मान लो डबल ही, तो बड़ी कर दी उसने, हो गया, ठीक कर दो। तो पत्रकारिता पर अंकुश वंकुश कोई नहीं, और अंकुश सब लगाने का प्रयास करते, कोई सफल नहीं हुआ आज तक, है ना। इमरजेंसी में भी लगा के देख लिए, जेल बंद करके देख लिए, मीडिया उसी दमन के साथ मौजूद है। मीडिया को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है और अपने न्यूज रूम को ठीक करने की जरूरत है। वंडरफुल वंडरफुल। तो यस, अब हम सवाल जवाब की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं टीम से आग्रह करूँगा ये माइक मेरे साइड से मिल जाए। और सर नमस्कार सभी को। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, कुछ समय से सत्ता से रिलेटेड मूवीज आ रही है और इसमें पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ के, जैसे भी कोई चल रही है छावा नाम से कोई मूवी चल रही है, मूवी आई है कश्मीर डायरी है, सर हालांकि मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी है, लेकिन इस पर चलो पत्रकार तो नहीं बोल रहे हैं, पत्रकारिता नहीं बोल रही है, इस पर इतिहास का और जो पूरा सत्ता से प्रभावित हुई थी और खासकर विशेष समय में लाई गई, इसका नाम सर पहली बात आपने कही कि आपने इनमें से कोई मूवी नहीं देखी। राय कैसे बन गई आपकी? राय लोगों से सुन के समीक्षाएं पढ़ रहे। मुझे लगता है कि सर आपको एक बार इन फिल्मों को देखना चाहिए और फिर राय बनानी चाहिए, क्योंकि बहुधा जो दूसरों की राय पर राय बनती है ना, वो कई बार, क्योंकि मेरे लिए देखने का नज़रिया अलग होगा सर, आपके लिए नज़रिया अलग होगा। अब जैसे आप छावा की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, आपने कश्मीर डायरी कहा लेकिन वो कश्मीर फाइल्स थी, कश्मीर फाइल्स की बात की, तो मुझे लगता है किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के पहले सर उस चीज़ को स्वयं परख लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे लोगों ने कहा कि एनिमल बहुत खराब फिल्म है, नहीं देखनी चाहिए। बहुत सारी हमारी महिला मित्रों ने कहा कि रिग्रेसिव है, एंटी विमेन है। मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी और मैंने उसको उस नज़रिए से देखा कि एक अपनी पत्नी के लिए वो किस हद तक जा सकता है। उसमें उसके दिमाग में गड़बड़ियाँ थीं, उसने पत्नी से जूते चटवाए, बावजूद इसके अगर आप अच्छाई और बुराई को एक तराजू पर देखेंगे तो 98% अच्छाई थी, 2% बुराई थी। तो मेरा नज़रिया बदल गया। तो मैं सिर्फ बहुत विनम्रता पूर्वक आदर सहित आपसे आग्रह करता हूं कि फिल्मों को लेकर कम से कम राय बनाने के पहले एक बार देख लीजिए सर। क्या है, जो जहां हम बैठते जाएं या विभिन्न पत्रिकाओं या पेपरों में या कहीं भी पढ़ा जाता है, जो समीक्षाएं होती हैं, अब जैसे एनिमल की आपने बात की, तो जावेद अख्तर साहब क्या बोला वो आपको उस फिल्म के बारे में वो मैंने भी देखी है, ठीक है 2% आप कह रहे हैं कि उसमें बुराई, लेकिन जबरदस्त बुराई, उसको और तरीके से भी दिखाया जा सकता था। और बहुत सी मूवीज सर इसमें पति ने पत्नी की बहुत कुछ किया है, बहुत सी मूवीज भरा पड़ा है। एक तरफ आप कहते हो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो उसका डायरेक्टर सर जावेद साहब से पूछ के थोड़ी ना फिल्म बनाएगा।
वो डायरेक्टर तो अपनी सोच से फिल्म बनाएगा। जावेद साहब को हो सकता है बुरा लगे, लेकिन उसके समर्थन में साउथ के 2-3 डायरेक्टर आ गए थे, उनको भी हमें देखना चाहिए। जावेद साहब बहुत बहुत वरिष्ठ है, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन जावेद साहब की तकरीरों से ही मैंने सीखा है कि उनसे भी असहमत हुआ जा सकता है। 80 वर्ष के एक बुजुर्ग लेखक और हमारे समाज का जो अल्फा बीटा और पता नहीं कौन कौन जेन जी और अल्फा जी पता नहीं क्या क्या अब आ गया है, उनकी सोच में तो अंतर होगा सर। हम क्या देखना चाहते, और अगर लोगों ने उसको देखा नहीं तो 600 करोड़ का बिजनेस कैसे किया उसने। लेकिन आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे कि पैसे तो कई धंधों से कमाए जा सकते, तो वही मैं कह रहा हूं, अंत में आके हम इसी डायलेमा में फंस जाते हैं कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, पहले समाज की पहले सिनेमा। तो हम चाहते हैं कि भगत सिंह जो हो वो पड़ोसी के घर में पैदा हो जाए। हम अगर ऐसी फिल्मों का देखना बंद कर दें, अपने आप डायरेक्टर बनाना बंद कर देगा। अब आप कह रहे हो कि छावा में अगर इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, तो क्या छावा के डायरेक्टर ने ये दावा किया उसमें कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित है? ये देखना पड़ेगा। चलिए सर, आप भी देख लीजिए, हम भी देख लेंगे, तब चर्चा करेंगे। और प्रश्न जी। नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है कि आजकल एक शब्द जो है बहुत प्रचलित है सोशल मीडिया में, वो है नॉर्मलाइज करना। और इस नॉर्मलाइज, अच्छा नॉर्मलाइज करना, और इसके चक्कर में बहुत सी ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज करता हुआ दिखाया जाता है, जैसे कि बाइसेक्सुअल रिलेशंस, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। इस वक्त समाज में एक चीज की आवश्यकता है, और आने वाले समय पे जो आपने अभी मेंशन किया जेन ज़ी और बाकी के जो जनरेशंस हैं, हम कैसे इन्हें बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे हम समझते हैं कि एंटरटेनमेंट हम एंटरटेनमेंट की पर्पस से देखते हैं, किसी पिक्चर को हम देखें, एंजॉय करें, वहां छोड़कर आ जाए। लेकिन आज के जमाने में ये चीजें नहीं है। कोई बच्चा अगर उससे प्रभावित होता है इस तरह के कंटेंट से, तो हम आने वाले समय में अगले जनरेशन को कैसे समझाएंगे ये सही है या गलत है, और क्या इसकी समाज में भी आवश्यकता है। ये आपने कैसे सीखा? मैं लेट 90s की हूँ, और मैंने ऐसे भी पिक्चर देखी है जो फैमिली ओरिएंटेड थी। आपने तो वो दौर लाल बादशाह वाले दौर की है ना, फिर तो नहीं, लाल बादशाह वाले दौर में तो बच्ची होंगी, बहुत बहुत कुछ होता है ऐसे। आपने तो फिर फैमिली वाली मूवी देखी ना, मिलेनियल मूवीज देखी आप, है ना? तो उस समय तक फिल्में थोड़ी सुधर गई थी। आप अगर 10 वर्ष पूर्व पैदा होती और अमिताभ बच्चन की वो फिल्म देखती, जादूगर, लाल बादशाह, खुदा गवाह, तब क्या होता ना कि हम अपने आप कंडीशन हो जाते हैं। जो नॉर्मलाइज करने की प्रवृत्ति है ना, नॉर्मलाइज कौन कर रहा है? समाज ही तो कर रहा है उसको नॉर्मलाइज। अगर एनिमल को समाज ने नॉर्मलाइज किया, हमारे जैसे मैंने अभी यहाँ बैठ के कहा कि एनिमल मुझे अच्छी लगी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। भाई साहब ने मेरा विरोध किया कि नहीं उन्होंने देखा, तो ये चर्चा तो अनवरत चलती रहेगी। कोई एक ऐसा फॉर्मूला मुगली गुट्टी नहीं पिला सकते हम कि आप ऐसे देखोगे तो ऐसे अच्छी फिल्म होगी, इसको नहीं देखना चाहिए। पर मेरा मानना है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ परिवार का है कि वो परिवार अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे कर रहा है। माँ बाप अगर व्यस्त हैं और बच्चे को अपने 2 साल की उम्र में मोबाइल पकड़ा दिया, तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो देखेगा, और वो क्या देखेगा ये उसको नहीं पता। गलती से भी अगर उसके पास एक कंटेंट कोई बुरा आ गया, तो एल्गोरिदम ऐसा चलता है, आप सब लोग जानते हो, फिर बुरा ही कंटेंट उसके पास आएगा, और वो सिर्फ इसका मानसिक विकृति का शिकार नहीं होगा। अभी रिसर्च आ रहे हैं लगातार कि हमारे देश में जो ऑटिज्म के केस बढ़ रहे हैं, जो एस्पर्गर्स के केस बढ़ रहे हैं, जो बच्चों की मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण मोबाइल देना है। अब क्या होता है, माँ क्या करती है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो क्या करते, मोबाइल लग दे दो इसको, वो मोबाइल में बिजी होता अपना, माँ का दायित्व तो खत्म हुआ, दूध रोटी मिला के अपना घोटा दिया उसको, लेक्टोजेन 5 नंबर पिला दिया उसको, खत्म। नहीं, पहले क्या होता था, माँ मेहनत करती थी, लेकिन अब माँ की भी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। है बच्चा प्राथमिकता, लेकिन उनके पास समय नहीं है।
तो जो अपब्रिंगिंग है हमारे समाज का, ये बहुत मायने रखता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। इसी समाज में कुछ बच्चे आपके जनरेशन में भी मिलेंगे जो जिनको करण जौहर वाली मूवीज सारी अच्छी लगेंगी, है ना। वो अच्छा, वो दौर भी उसी तरह की मूवी का था। समीर साहब के सारे गाने हिट हो रहे थे, उन गानों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन सारे हिट हो रहे थे। तो अपब्रिंगिंग, मेरा मानना है कि फैमिली में अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, ये सबसे बड़ी चीज है। सर, आपने मैं जो क्वेश्चन सोच के लिखती हूँ आप उसके पहले ही आंसर दे देते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि ये जो हम बोल रहे हैं कि हम क्वेश्चन ही नहीं करते रहते हैं, तो सोसाइटी में क्वेश्चन करने का तभी आएगा जब हम घर में क्वेश्चन करते हैं। एज पेरेंट्स हम बच्चों को करने नहीं देते हैं, उसको चुप बैठा देते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हाउ व्हाई डू वी ब्लेम, मेरी हिंदी खराब है सर, व्हाई डू वी ब्लेम द जेन ज़ी, बिकॉज़ ये मैं सारे फोरम्स में देखती हूँ, वो नेक्स्ट जनरेशन को हम बोलते हैं वो बिगड़े हुए हैं, खराब है, तो उसकी जिम्मेदारी हम कब लेंगे? मैम, मैंने ये नहीं कहा कि बिगड़े हुए हैं, मैंने सॉरी, एक डिस्क्लेमर भी लगाया था मैंने कि हर पुरानी पीढ़ी ये कहती है कि आगे वाली पीढ़ी ने नाश कर दिया, है ना। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है कि डर हमें ये लगता है कि वो वाली पीढ़ी हमें विस्थापित करने जा रही है, हमें पीछे धकेल देगी। अब आज अगर मुझे कोई मोबाइल से संबंधित या लैपटॉप से संबंधित समस्या आती है तो मैं तुरंत अपनी बेटी को कहता हूँ कि बता दो, वो 2 मिनट में ठक पुक करके अपना कुछ करके हमें दे देती है। लेकिन अब इस तरफ तो उसके स्किल को हमें तारीफ भी करनी चाहिए कि एक स्किल है, लेकिन अब बहुत सारी, मतलब ये वही है, पहले अंडा या पहले मुर्गी। तो मुझे लगता है कि अगेन अपब्रिंगिंग पे ही आना पड़ेगा मैम। जब तक फैमिली के लोग अपने बच्चों को समय नहीं देंगे, हमने बहुत अंधानुकरण किया पश्चिम का, हमने बहुत न्यूक्लियर फैमिली में जाने के लिए प्रयास पूर्वक अपने माँ बाप को चीफ की दावत जैसे घर में बंद करके रख दिया कि गेस्ट आने वाले हैं, तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं तो इसी समाज जीवन में हमें देखने को मिलेगा मैम। बच्चों को खूब समय देना चाहिए, और ये मैं हर मंच पे इसलिए कहता हूं कि मैंने अपनी बिटिया को समय नहीं दिया, इसलिए मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि सबको खूब समय देना चाहिए। न्यूज़ चैनल में काम करता था, रात को 2 बजे दफ्तर से लौटता था और सुबह 10 बजे तक सोता रहता था, और जब वो स्कूल से आती थी तब मैं ऑफिस जा रहा होता था 3 बजे, तो बस वो जाते समय हिला के बाय डैड, और जब स्कूल से आती थी तो चौके बाय, इतना ही मिला मैं कई सालों तक। तो इसलिए समय देना चाहिए, समय जब निकल जाता है तो बहुत अफसोस होता है, इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों को समय देना चाहिए। सर, एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब बच्चे हमसे डिसएग्री होते हैं, हमको रुक के तो सुनना चाहिए। रुक के सुनना नहीं चाहिए, सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए। जो हम घर में नहीं करते, उसको समाज में कैसे अपनी बात रखें। हिंदी पट्टी में नामवर जी कहा करते थे कि कोई पौधा अगर बड़ा हो रहा है उसको उंगली मत दिखाओ, वो सूख जाएगा। बच्चे उसी पौधे की तरह होते हैं, उनको उंगली मत दिखाइए, उनको घेर के रखिए कि आप ग्रो करो। मैं बताता हूं कि ओटीटी पे क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप लोग आपके आसपास देखिएगा, जो यंग मम्मीज होती हैं, कोई मोबाइल में अच्छा कंटेंट निकाल के अपने 2 साल के बच्चे को देता है? नहीं देता। और मोबाइल पकड़ा दिया, इंटरनेट लगा हुआ, क्या देखेगा वो? क्या होता है फिर, वो बच्ची या बच्चे है ना, उन्हीं से बातचीत करने लगते हैं, उनकी स्पीच डिलेड हो जाती है, उनके ऑटिज्म की ओर बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हो रही, लेकिन अब पता नहीं कब समझेंगे हम। थोड़ा विषयांतर हो गया, सॉरी। नमस्ते, मेरा नाम सुमित्रा है। ओटीटी से हटके मैं किताब पर आती हूँ। मेरा सवाल किताब को लेकर है। पिछले दिनों 2 छोटी-छोटी चीजों से जोड़ कर सवाल पूछूंगी सर। सुरेंद्र पाटिल जी का एक इंटरव्यू सुना अभी पिछले दिनों, उनका थोड़ा सा दर्द चल रहा है इस बात से कि साहित्य जगत मुझे अपनाता नहीं है, जबकि उनकी 300 किताबें आ चुकी हैं। मैं उस पर कहूँगी कि वो कैसा लिखते क्या लिखते, लेकिन साहित्यकार तो हैं,
अब जैसे जो जिनको जेंजी कहते हैं, जो नए बच्चे हैं, किसी भी समाज के कहीं या किसी भी हम संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है कि जो आने वाले लोग हैं, यंग जनरेशन जो भी लिख रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा प्रमोट करें। दिक्कत होती है कि जब कुछ नया लिखने वाला बंदा, आज उनके पास एक ऑप्शन है फेसबुक में किसी में डालने का, वो डालता है, अगर वो थोड़ा सा पॉपुलर होता है, उसके ऊपर ठप्पा लगना चालू होता है, ये वामपंथी है, ये दक्षिणपंथी है, इसका लेखन सनातनी है, तो इसका लेखन आधुनिक है, जितने भी हमारे क्राइटेरिया बने हुए हैं, हम इनकार नहीं कर सकते कि वो ठप्पा उस पर लगता है, वो डर के पीछे हट जाए या फिर इन चीजों से आगे बढ़े। कोई ऐसा हाथ हो या ऐसा उनको उस क्राइटेरिया से बचाकर आगे नहीं निकाला जा सकता कि बेटा तुम लिखो, हम तो पे ठप्पा नहीं डाल रहे हैं कि तुम साहित्यकार हो कि नहीं हो, तुम लिख तो रहे हो ना। ये एक अच्छी बात नहीं होगी सर कि अगर वो मोबाइल निकालता है, वो कंटेंट देखने की वजह वो लिख तो रहा है, बनिस्बत इसके कि वो कहीं जाके आंदोलन कर रहा है और विध्वंस कर रहा है, इससे अच्छा वो लिख रहा है, भले वो गलत लिख रहा है। तो क्या अभी पिछले दिनों से मैं यहाँ का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, आप उसको उठा के देखिए तो उसमें बहुत सारी मात्राओं की गलतियां आती है। पहले हम न्यूज़पेपर देखकर हिंदी सीखते थे, बचपन में हमने बहुत न्यूज़पेपर पढ़ा है तो हमारी हिंदी उससे सुधरी है। अभी आप एक पेज को उठाइए तो मेन हेडिंग में भी गलतियां होती हैं, लेकिन हम उसको किनारे करते हुए चलते हैं। तो क्या हमको नई जनरेशन को या जो वृद्ध साहित्यकार है, हमको थोड़ा सा प्रमाण अपना ढीला करना चाहिए, उनको आगे लाने देना चाहिए कि ठीक है बेटा गलत लिख रहे हो, लिखो तो सही। मैम, जो आपने समाचार पत्र की बात कही, मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं कि मीडिया को सबसे बड़ा खतरा न्यूज़ रूम से है, इसलिए आपके उस प्रश्न का उत्तर मेरे इसी वाक्य में है। मैं मानता हूं हम लोग भी हिंदी अंग्रेजी सारे अखबार पढ़ के ही भाषा सीखे, और भाषा का संस्कार अब अखबारों में कम होते जा रहे हैं। खत्म हो गया ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कम से कम जिस अखबार में मैं काम करता हूँ जागरण में, उसमें एक एक शब्द को लेके किसी दिन 8-8 घंटे बहस चलती है, 8-8 घंटे बहस चलती है, और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि इस शब्द का उपयोग किया जाए कि न किया जाए। एक उदाहरण देता हूँ, वैज्ञानिक हम लोग लिखते हैं, वैज्ञानिक कोई शब्द नहीं है, विज्ञानी शब्द है। इस पे हम लोगों ने 8-9 घंटे, और सारे लोग अपना अपना डिक्शनरी लेके निकाल के, कोई इधर से कोट कर रहा है, कोई उधर से कोट कर रहा है। अंततः तो चलिए खैर मैं उसमें नहीं जाता हूँ, आपने जो कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उसमें एक आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा है। फेसबुक पर क्यों लिखना जहां किसी प्रकार का कोई फिल्टर नहीं है? दरअसल क्या हुआ, हमारे जो नए लड़के हैं या हमारे जो नए लेखक हैं, उन्होंने ये मान लिया कि अब हमारी पीढ़ी में को आलोचक नहीं चाहिए, और हमारे यहाँ हिंदी में खास तौर पर आलोचकों के खत्म हो जाने से एक बहुत बड़ा मतलब एक क्या कहते हैं खालीपन आ गया। लोग कहते हैं फेसबुक पे लिख दिए 200 लाइक आ गया, हमें क्या नामवर सिंह की, हमें क्या परमानंद श्रीवास्तव की, हमें क्या किसी की भी जरूरत है, मैनेजर पांडे की क्यों चाहिए आपको? चाहिए। आप देखिए जितने आलोचक थे उस पीढ़ी में कितने श्रेष्ठ लेखक हुए। निर्मल वर्मा, अगर निर्मल वर्मा हुए तो नामवर सिंह का थोड़ा तो योगदान था। तो फेसबुक पर चूंकि किसी प्रकार का कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए आप क्या लिख रहे हो पता नहीं, तो जरूर लिखना चाहिए। आप लिखो, आपकी ये राय बिल्कुल ठीक सही है कि कम से कम एक जगह लिखने में तो इंगेज हो, उनको कोई मना भी नहीं करता। और फेसबुक पर लिखने वाले को मना कौन कर सकता है? वो तो दिन भर लिखते रहते हैं फेसबुक पे। गलती से अगर आपने एक बार पढ़ लिया कि क्या लिखा है, तो फिर उन्हीं की पोस्ट आपको दिखाई देगी, और फिर आपको ऊब के उनको अनफॉलो करना पड़ेगा फेसबुक, ताकि उनकी पोस्ट आपको दिखाई ना दे। दूसरी बात आपने सुरेंद्र मोहन पाठक की कही, बहुत सारी चीजें आपने कही। सुरेंद्र मोहन पाठक निश्चित रूप से हमारे समय के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, और आपकी राय से मैं सहमत हूं कि उनको बहुत समय तक दरकिनार किया गया। लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं कि
ये 2 महीने पहले एकता कपूर उनके घर आई और उनके 4 उपन्यासों के 80 लाख रुपए में राइट्स खरीद के गई। मुझे नहीं लगता कि अभी वर्तमान दौर में हिंदी का कोई लेखक ऐसा है जिसकी रचनाओं पर इतनी बड़े रकम से खरीदा जा सकता है। लेकिन ये बहुत बहस आज की नहीं है और ये बहस खत्म भी नहीं होगी सुरेंद्र मोहन पाठक जी के साथ। ये बहस चलती रहेगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सुरेंद्र मोहन पाठक जी को अफसोस है तो क्यों है, वो क्यों चाहते हैं कि अगर वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, तो मैंने उनको उनके बोला है कि आपको क्यों चाहिए इनकी मान्यता। और वामपंथी, दक्षिणपंथी, सनातनी, ये सब जो आपने कहा मैम, ये हमेशा से होता रहा है। क्या आप हिंदी साहित्य के इतिहास को उठा के देखो ना, परिमलवादी उस जमाने में भी होते थे, वामपंथी उस जमाने में भी होते थे, अब थोड़ा खांचा और बढ़ गया। हमारे एक साहित्यकार मित्र हैं, वो कहते हैं किताब हमारा प्रोडक्ट है। अगर कोई ये कहता है कि ये किताब को बेचो मत, किताब मन के सुख के लिए होती है, तो बोले नहीं, मैंने किताब में मेहनत की है तो इसका मुझे मिलना भी चाहिए। तो किताब को वो अपना प्रोडक्ट कहते हैं, वो साहित्यकार है, वो अपना प्रोडक्ट कहते हैं। पिछले दिनों मुझे जान चाहिए कि लेखक हैं, उन्होंने जब एक इंटरव्यू के लिए रुपए की पैसे मांगे, हाँ बोलिए ना, ठीक है बोलिए जी। तो आपको लगता है कि लेखक को भी व्यवसायिक तरीके से सोचना चाहिए? तो उसका लेखक को बाजार का दोस्त होना चाहिए, बाजारवाद का दुश्मन होना चाहिए, बस इसका उत्तर इतना ही है। एक अंतिम सवाल लेंगे, फिर हम इस चर्चा के क्लोजिंग की ओर जाएंगे। पर आपकी मुस्कुराहट इतनी जोरदार है कि बोली आपकी। आपने 2 एग्जांपल दिया जो ओटीटी की वायलेंस उसमें ऐसे दिखाते हैं, और क्योंकि जितना हम समझते हैं कि ओटीटी एक विजुअल मीडियम है, उसमें दिखा के ही करेगी। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले की बात है कि पत्रकार को मार दिया गया और बहुत ही हिंसात्मक तरीके से उनकी हत्या की। और अगर वो चीज किसी को दिखाना होगा तो उनको एक्ट ही दिखाना पड़ेगा ना, कि ऐसे ऐसे मारा गया, इतने पंचर हुए, इतने जोर से लगा। एक चीज थी, और इसका मतलब इसका ऑल्टरनेटिव बात क्या समझने की। और दूसरा चीज कि आपने मैं उनका नाम नहीं लेता, इन्होंने लिया। अपने घर वालों के साथ कैसे मतलब वो देख नहीं सकते जैसे मूवीज वो बना रहे हैं, तो शायद ओटीटी की तो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि लोग अकेले अपने घर में या अपने रूम में या अपने फोन में वो सारी चीजें देख सकते। तो अगर ओटीटी में भी ऐसी चीजें ना दिखे जो रियलिटी ही एक तरीके से हमारी सोसाइटी, तो कहाँ देखेगी? जैसे किताब होता है, किताब में मेंशन होता है कि क्या क्या करता हुआ, और ओटीटी में वैसे ही विजुअल मीडियम से दिख रहा होता है। तो अगर ओटीटी में वैसे नहीं दिखेगा तो कहाँ दिखेगा? फिल्म थिएटर में मैं समझ, तो क्या मैं समझ गया सर आपका प्रश्न, बैठ जाइए। एक तो जिस अभिनेत्री का आपने नाम लिया, उनकी सीरीज का नाम था रस भरी, जिसकी चर्चा ये करना चाह रहे थे पर पता नहीं क्यों नहीं की। उस सीरीज के प्रोमो जब रिलीज हुए थे तब उस अभिनेत्री ने ये लिखा था, ऐसे अपना मुंह ढाके हुए फोटो, कि काश में पापा हमारे ये न देख लें। जिस पर मैंने ये टिप्पणी लिखी थी कि आपके पापा न देखें, इसके लिए तो आप बड़ा मुंह ढक रही हैं, लेकिन पूरे समाज के पापा देख लें, इसके लिए आप प्रचार कर रही हैं। खैर, हमारा उनका बहुत ट्विटर पे विवाद चला था, वो अलग बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रसभरी में ठीक है, आप दिखाओ, नग्नता दिखाओ, यौनिकता दिखाओ, जो भी सेक्सुअलिटी दिखाना हो आपको दिखाओ। बच्चे का ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते आप। उस बच्ची से जिस प्रकार का नृत्य कराया गया है वो आपत्तिजनक है, और मैंने उस पर ही अपनी पुस्तक में उंगली रखी है कि आप पूरी सीरीज में मुझे नहीं, मैं उस पर गया ही नहीं कि आप 10वीं के बच्चे को सेड्यूस कर रही हो, चलो मैं वहां तक भी मानता हूं। और आप कह रहे हो कि शिक्षिका और 10वीं क्लास के बच्चे के बीच में संबंध बन रहे हैं,
उसको दिखाने के लिए हम ठीक है, हम प्राइवेट व्यूइंग करना चाहते हैं, हम प्राइवेट व्यूइंग कर लेंगे, पर OTT प्राइवेट व्यूइंग नहीं है, वो फैमिली के साथ भी देखी जाती है। कई बार ऐसा होता है मेरे भाई कि मैं देख रहा हूँ तो और इतनी भद्दी गाली अचानक से दे देता है कि मैं और मेरी एडल्ट बेटी दोनों इधर देखने लगते, कोई इधर देखता है, कोई इधर देखता है। तो वो प्राइवेट व्यूइंग नहीं है। हालांकि इस पे डिबेट चल रही है अभी कि ये प्राइवेट, कुछ लोगों का कहना है कि ये प्राइवेट व्यूइंग है, कुछ लोगों का कहना है कि ये पब्लिक व्यूइंग है, क्योंकि सेंसरशिप का मूल आधार पब्लिक व्यूइंग है कि आप पूरे सार्वजनिक तौर पर उसका प्रदर्शन करते हैं, जबकि OTT वालों का कहना है कि ये प्राइवेट निजी व्यूइंग है। 8 इंच के स्क्रीन पे आप छुपा के देख रहे हो, तो छुपा के तो सर हम लोग, हमारे बचपन में भी बहुत सारी पीली किताबें पन्नी में बिकती थी, लोग अपने किताबों के बीच में रख के उसको पढ़ा करते थे, पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है। समय सीमा को लेकर के हमारे बीच में दिक्कत है, इसलिए हम इस वाले अभी सत्र को सवाल जवाब को यहाँ पर रोकना हमें पड़ेगा। हम ओवर जा चुके हैं जो हमारे पास निर्धारित समय। जब लेखक एक पत्रकार हो जिसकी नज़र से कुछ भी ना छुप पाए, उनसे बात करने का मतलब ही जीवन की वास्तविकता से रूबरू होना है। ऐसे कार्यक्रम के लिए तथा इसमें शामिल सभी महत्वपूर्ण लोगों के लिए मैं सृष्टि त्रिवेदी रायपुर की एहसास वुमेन की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद करती हूँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी का अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले हमारे अजीज़ और सम्माननीय मुख्य अतिथि अनंत विजय जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने अनुभवों और विचारों से इस आयोजन को अत्यधिक प्रभावशाली और यादगार बना दिया। हमारी वार्ताकार श्री गौरव गुर्जर शुक्ला जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस सत्र को संवादात्मक और विचारशील बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फॉरगिव मी। इसके साथ ही इस आयोजन को सफल बनाने में हमारी सहयोगी संस्था अविकल्प फाउंडेशन को भी सराहनीय सहयोग के लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। अब मैं मंच में श्री अनूप रंजन पांडे जी को मोमेंटो को प्रेजेंट करने के लिए बुलाना चाहती हूँ। कृपया आकर लेखक श्री अनंत विजय जी को कांथा उत्तरीय उड़ाकर सम्मानित करें। धन्यवाद सर। मैं उपस्थित सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने इस आयोजन में भाग लिया और इसे सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब सभी से निवेदन है कि लेखक की लिखी पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करें और उनके हस्ताक्षर करके इस अनुभव को याद रखें।